हेलो दोस्तों, मैं नारायण महेश्वरी सोनी एजुकेशन में आप सबका स्वागत करता हूँ। कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि उत्तर ऋग्वेदिक काल के बारे में हम पढ़ रहे थे। 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक की बात अब तक हम कर चुके हैं। उसमें हमने अभी तक जो है सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे कि राजनीतिक जो है, हमारी जो राजनीतिक स्थिति थी उत्तर वैदिक काल में, वो किस तरह की थी। तो कल मैंने आपको बताया था राजनीतिक स्थिति के बारे में कि कैसे जो है जन जो होता है वो जनपद हो जाता है और उसका जो प्रमुख होता है वो क्या हो जाता है, उसका प्रमुख जो है राजन या हम कह सकते हैं राजा हो जाता है। ठीक है, जनपद कह दो या राष्ट्र कह दो, उसका जो प्रमुख होता है वो कौन हो जाता है, वो हो जाता है आपका राजन, राजा। और मैंने आप कहा कि कबीलाई राजनीति ने रहकर अब क्षेत्रवाद की राजनीति हो गई थी। राजा की जो है स्थिति में जो है, राजा की शक्ति में जो है हम कह सकते अचानक से वृद्धि होती है। अचानक से वृद्धि होती है तो इसका मतलब है कि राजा जो है सर्वोपरि हो गया था। ठीक है, और वो क्षेत्र पर जो है अलग अलग क्षेत्रों पर अधिकार करने लग गया था। और राजा का दैवीय सिद्धांत, ठीक है, राजा का दैवीय सिद्धांत भी हमें देखने को मिलता है कि अलग अलग अनुष्ठान करता है। जैसे राजसूय यज्ञ करता है, वाजपेयी यज्ञ करता है, अश्वमेघ यज्ञ करता है। और जो राजा जिस तरह का यज्ञ करता है उस तरह की वो उपाधियां धारण करता है। तो राजा अब क्या करता है, जैसे जब राजा की शक्ति जब राजा की बढ़ती है तो राजा क्या करता है, राजा अलग अलग उपाधि धारण करता है। जैसे उसकी शक्ति बढ़ी तो अलग अलग उपाधि धारण करता है, जैसे स्वराट, सम्राट, विराट, ठीक है, और जो है भोज, राजा, इस तरह की जो है उपाधियां धारण करता है। मैं आपको बताऊंगा कि ऐत्रेय ब्राह्मण में जो है किस तरह की जो है उपाधियां जो है, कौन कौन से राजा किस तरह की उपाधियां धारण करते थे। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं राजनीतिक दशा की। तो मैं राजनीतिक जो है व्यवस्था की एक बार फिर से मैं आपसे चर्चा कर लेता हूं। राजनीतिक जो है व्यवस्था, तो राजनीतिक व्यवस्था उत्तर ऋग्वेदिक काल की, उसमें मैंने आपको बताया कल तो हमारी पिछली क्लास में जो है हमने राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बात की। और यहाँ से मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि राजा की शक्ति जो थी, राजा की शक्ति में वृद्धि, राजा की शक्ति में वृद्धि होती है। ठीक है, और राजा उपाधि धारण करता है। तो राजा क्या करता है, उपाधियां धारण करता है। तो राजा उपाधि धारण करता है। उपाधि धारण करता है किस तरह की, सम्राट, ठीक है, राजा उपाधि धारण करता है सम्राट, विराट, एकराट, इस तरह की उपाधि धारण करता है। यानी कि सभा समिति का अब तक राजा पर जो कंट्रोल था, ठीक है, सभा समिति जैसी संस्थाओं पर राजा का कंट्रोल था। ठीक है, यानी कि सभा समिति जैसी संस्थाओं पर जो है राजा पर जो कंट्रोल था इन संस्थाओं का, वो कंट्रोल हट गया। तो सभा समिति पर राजा का जो है, राजा पर अधिकार खत्म हो गए। तो सभा समिति के अधिकार खत्म हुए राजा पर। सभा समिति में सभा समिति का राजा पर अधिकार नगण्य, ना के बराबर रह गया था। ठीक है, सभा समिति पर। तो अब आप देखोगे कि कैसे राजा की जो है शक्ति जो है, राजा की शक्ति कैसे बढ़ रही है, कैसे वो उपाधियां धारण कर रहा है। तो मैं आपको ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार एक चार्ट बना के बताता हूँ। ऐत्रेय ब्राह्मण जो है वो क्या कहता है, ऐत्रेय ब्राह्मण ये कहता है कि उत्तर के जो राजा थे, ठीक है, मैंने कहा ना कि अलग अलग क्षेत्र विशेष के राजा होने लगे, क्षेत्रों पर अधिकार होने लगे। आप देखोगे हस्तिनापुर और जो है
पांचाल, इस तरह के जो है कबीले देखने को, इस तरह के क्षेत्र और कबीले देखने को आपको नए जो है हम कह सकते हैं कि एक जो है आद्य नगर, आद्य नगर का मतलब है टाउन जैसे, नगर भी नहीं टाउन जैसे, कुछ कस्बे जैसे जो है आपको नगर देखने को मिलेंगे यहाँ पर उत्तर ऋग्वेदिक काल में। तो जो उत्तर का राजा होता था वो बेसिकली विराट की उपाधि धारण करता था, ठीक है। और इधर जो है हम कह सकते हैं कि उत्तर का राजा विराट की उपाधि धारण करता था और दक्षिण का जो पश्चिम का राजा तो होता था वह स्वराट की उपाधि धारण करता था, ठीक है। तो विराट स्वराट सम्राट की उपाधि धारण करता था पश्चिम का राजा, और दक्षिण का राजा भोज की उपाधि धारण करता था, और जो केंद्र का राजा होता था, ठीक है, मध्य देश का राजा, वो क्या कहलाता था, वो राजा की उपाधि धारण करता था। और इन चारों दिशाओं को जो जीत लेता था दोस्तों, ठीक है, इन चारों दिशाओं को जो जीत लेता था वो एक राट कहलाता था। एक राट सबसे बड़ी पदवी होती थी राजा की, ठीक है। तो एक राट जो है सबसे बड़ी पदवी होती थी राजा की। तो उत्तर का क्या कहलाता था, विराट, पश्चिम का स्वराट, ठीक है, पूर्व का सम्राट, और दक्षिण का राजा वो कहलाता भोज, और केंद्र का राजा, ठीक है, ये जो केंद्र का राजा था ये कहलाता था राजा, ठीक है। ये ऐत्रेय ब्राह्मण में बताया गया है, ऐत्रेय ब्राह्मण। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में इस तरह की बात की पुष्टि हमको होती है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण ये कहता है जो चारों दिशाओं को जीत लेता है वो एक राट। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको कि यहाँ पर देखो राजा की शक्ति में वृद्धि हुई तो राजा क्या करता है, अलग अलग उपाधि धारण करता है दोस्तों। उपाधि धारण करता है तो सम्राट, विराट, एक राट, ठीक है। सभा समिति पर सभा समिति का राजा पर क्या हुआ, प्रभाव खत्म हो गया था। तो राजा पर सभा समिति के प्रभाव खुद के खत्म हो गए, राजा पर कोई जो है अधिकार नहीं रह गया, उसका नगण्य नाग के बराबर रह जाता है, ठीक है। और ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार कि इस तरह से जो है हमको उपाधियां मिलती है, और जो चारों दिशाओं को जीत लेता था वो क्या कहलाता था, एक राट कहलाता था। और इनके लिए जो है राजा क्या करता था, यज्ञ और अनुष्ठानों का जो है अनुष्ठान करता था, यज्ञ और अनुष्ठान करता था, जिसमें राजसूय यज्ञ जो है वो वैसी देव्य शक्तियों को प्राप्त करने के लिए राजसूय यज्ञ करता था राजा। वाजपेयी यज्ञ में जो है रथ दौड़ होती थी, तो राजा का रथ जो है आगे आगे जो है रहता था, बाकी सब लोगों का रथ पीछे रहता था। और इसका मतलब है ये शौर्य प्रदर्शन का एक यज्ञ था, मनोरंजन का यज्ञ था, और राजा के शौर्य प्रदर्शन का यज्ञ था वाजपेयी यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ दोस्तों हम सब जानते हैं कि अश्वमेघ यज्ञ साम्राज्य विस्तार का यज्ञ था। इसमें एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था, और ये घोड़ा जिस जिस क्षेत्र में विचरण करता था बिना रुकावट के, ठीक है, वो क्षेत्र राजा के आधिपत्य में आ जाता था। तो इन यज्ञों से राजा की क्या होती थी, इन यज्ञों से राजा की पदोन्नति होती थी, ठीक है, यानी राजा का प्रमोशन होता था, प्रमोट होता था, और अलग अलग उपाधियां धारण करता था, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे आप जितना पढ़ोगे, जितनी अच्छी चीज़ें पढ़ोगे, ठीक है, तो आपकी जो है, और जितनी अच्छी चीज़ें देखोगे, ठीक है, हम सब में हमारी पर्सनैलिटी वैसे ही डेवलप होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ से कुछ जो है मैंने आपको ऋग्वेदिक कालीन जो है यानी प्रशासनिक अधिकारी बताए, तो उत्तर ऋग्वेदिक कालीन भी प्रशासनिक अधिकारी, कुछ प्रशासनिक अधिकारी हमको यहाँ नए देखने को मिलते हैं कि उत्तर ऋग्वेदिक काल में कुछ प्रशासनिक अधिकारी, नए प्रशासनिक अधिकारी का जो है उल्लेख हमको मिलता है। तो आओ दोस्तों वो देख लेते हैं। जैसे ऐत्रेय तथा सतपथ ब्राह्मण में, ठीक है दोस्तों, ऐत्रेय तथा सतपथ ब्राह्मण में, सतपथ ब्राह्मण में 12 रत्नियों की जो है 12 रत्नी की व्याख्या मिलती है या वर्णन मिलता है। रत्नी मतलब अधिकारी, तो इन अधिकारियों का वर्णन मिलता है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूं। सेनानी, सेनानी का मतलब होता है कि यानी कि सेना का प्रमुख, सेना अध्यक्ष, ठीक है, सेना अध्यक्ष, ठीक है, तो सेना अध्यक्ष या सेना प्रमुख, ठीक है।
ग्रामणी का मतलब है दोस्तों वो जो ग्राम का अधिकारी होता था, ठीक है। यानी कि राजा का जो है, राजा का संपर्क अगर ग्राम से हो तो वो पहला अधिकारी यही होता है जो राजा को गांव के बारे में जानकारी देता था। तो गांव के लोगों का संपर्क जो है राजा से होता था वो ग्रामणी के माध्यम से होता था। तो ग्राम अधिकारी हम कह सकते हैं, ग्राम अधिकारी या ग्राम प्रमुख, ठीक है। सूत यानी कि रथकार, प्रमुख रथकार, ठीक है। तो रथकार होता था, ठीक है। और ये कवि भी होते थे जो राजा के दरबार में जो है काव्य जो है पाठ करते थे। तो ये चारण जाति, जैसे चारण है हमारे, तो उसका कहने का मतलब है कि ये रथकार थे। भागदूत यानी कि कर संग्रह करते थे, ऐसे अधिकारी जो कर संग्रह करते थे। तो कर संग्रह करने वाला, ठीक है, वो भागदूत कहलाता था, ठीक है। तो दोस्तों महिषी यानी कि कहने का मतलब है महिषी मुख्य रानी या पटरानी, ठीक है। तो महिषी रानी होती थी, महिषी रानी और पटरानी, ये राजनीतिक और इसका प्रभाव जो है राजा के दरबार में, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव राजा के दरबार में इसका रहता था। तो ये मुख्य रानी है पटरानी, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि अक्षवाप, या कई जगह इसको अक्षवाप भी बोला जाता है। तो अक्षवाप वो होता था जो राजा के साथ में द्रुत क्रीड़ा करता था या जुआ खेलता था, ठीक है। और ये आय व्यय के जो है खर्चों का भी क्या रखता था, लेखा जोखा रखता था। तो आय व्यय का लेखा जोखा रखना वाला, आय तथा व्यय का लेखा जोखा ये रखता, ठीक है। प्लस इसका एक काम और था, ये राजा के साथ जुआ खेलता था। तो जुआ खेलता था ये राजा के साथ में, ठीक है। राजन्य यानी कि दो, एक तक्षण और रथकार को राजन्य अधिकारी का, तक्षण यानी कि तक्ष या तक्षण, ठीक है। तक्षण यानी बढ़ई को बोलते थे। तो बढ़ई को जो है, बढ़ई को क्या बोलता था, तक्षण, ठीक है। प्लस रथकार, ये दोनों राजन्य अधिकारी कहलाते थे दोस्तों, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख अधिकारियों के बारे में मैंने आपसे बात की। तो मैं एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या बात की। हमने बात की दोस्तों कि ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार तथा सतपथ ब्राह्मण के अनुसार 12 रत्नियों का हमें क्या मिलते हैं, 12 रत्नियों का विवरण या वर्णन मिलता है, ठीक है। तो सेनानी आपको ध्यान रखना है, सेना प्रमुख, ग्रामणी यानी कि ग्राम प्रमुख या ग्राम अधिकारी, सूत यानी रथकार, भागदूत यानी कर संग्रह करने वाला, महिषी यानी पटरानी या रानी, ठीक है। इसमें अक्षवाप यानी कि आय तथा व्यय का लेखा जोखा करने वाला तथा राजा के साथ जुआ खेलता था ये भाई साहब, ठीक है। और राजन्य तक्षण प्लस रथकार को राजन्य कहते थे, बढ़ई, ठीक है। और पुरोहित तो था ही था, ठीक है। पुरोहित जो राजा का पथ प्रदर्शक, ठीक है। और राजा के साथ यानी कि राजा से सलाह विमर्श करने वाला और राजा के साथ युद्ध में जाने वाला, ठीक है। और शांति के टाइम में राजा के लिए अनुष्ठानों का आयोजन करता था ताकि राजा को दिव्य शक्ति प्राप्त हो। ये इस पुरोहित का काम था जो प्रमुख था, ठीक है। तो ऐसे हमने प्रमुख जो हैं, यानी कि आपके एग्जाम में सीधा पूछा जाता है अक्षवाप कौन होता है, ठीक है। उत्तर ऋग्वैदिक काल में, यानी कि उत्तर ऋग्वैदिक काल में अक्षवाप निम्न में से क्या था, तो आपका क्या आंसर होगा, अक्षवाप वो था जो जुआ खेलने वाला तथा आय तथा व्यय का लेखा जोखा करने वाला, ठीक है। ऐसे ही जो है हमने बात की कि राजन्य से तक्षण कौन था, तो आप कहोगे बढ़ई था, ठीक है। इस तरह से हमने ये बात की। अब हम देखिए कि दोस्तों कि एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हमने ऋग्वैदिक काल में 3 हमने प्रशासनिक संस्थाएं पढ़ी थी, सभा, समिति, विदत। तो यहाँ पर विदत का लोप हो जाता है। कौन सी प्रशासनिक जो है, यानी कि विदत नामक संस्था का लोप, नामक
संस्था का लोप होता है दोस्तों, संस्था का लोप या विलुप्त, यानी कि इसका कोई वर्णन हमको उत्तर ऋग्वैदिक काल में नहीं मिलता है। तो आपसे एक सवाल पूछा जाता है, उत्तर ऋग्वैदिक काल में निम्न में से कौन सी संस्था का वर्णन नहीं मिलता है? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर बड़ा इजी, विदत नामक संस्था का लोप हो जाता है, विलुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है, उसका उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि धार्मिक स्थिति के बारे में, या पहले हम बात करेंगे सामाजिक स्थिति के बारे में। ठीक है, तो हम बात करेंगे सामाजिक स्थिति के बारे में। तो आओ सामाजिक स्थिति के बारे में देखते हैं। सामाजिक स्थिति या सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था दोस्तों ऐसा है कि सामाजिक व्यवस्था में हमने पढ़ा कि ऋग्वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था क्या थी? पितृसत्तात्मक। आपको याद होगा, ठीक है, आपने देखा है, हमने पढ़ा है, एक साथ हमने पढ़ा है, तो यानी कि पितृसत्तात्मक थी। तो सामाजिक व्यवस्था में समाज में जो व्यवस्था थी वो पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी। कौन सी थी? पितृसत्तात्मक। पहली चीज अपने को ध्यान रखनी है, यानी कि घर का मुख्य कौन होता था? यानी मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी या पुरुष प्रधान समाज था। ठीक है, तो इसमें पिता घर का मुख्य होता था, और पिता नहीं हो तो बड़ा भाई क्या होता था? घर का मुख्य होता था, जो क्या कहलाता था? यानी कि कुल का अधिकारी क्या कहलाता था? कुलप। कुल का मुखिया कुलप कहलाता था। या तो वो पिता हो सकता है, और पिता की गैर मौजूदगी में, या पिता नहीं हो तो बड़ा भाई क्या कहलाता था? कुलप कहलाता था। तो समाज की जो हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी इकाई जो थी वो परिवार था। और परिवार किसके द्वारा संचालित होता था? परिवार जो है पुरुष प्रधान जो है समाज था, जिसमें पुरुष द्वारा परिवार को संचालित किया जाता था। जैसे आज भी हमारे घर में जो है पिताजी के ही जो है घर में हमारे जो है पिताजी जी की ही चलती है, हम सबके घर में। ठीक है, पिताजी ही हमारी घर की व्यवस्था को देखते हैं, वो ही मेजर डिसीजन लेते हैं। तो उस समय ही जो है पितृसत्तात्मक समाज था। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों देखिए कि सभा तथा समिति। अगर हम बात करें कि महिलाओं की, तो महिलाओं की स्थिति तुलनात्मक गिरावट देखने को मिलती है। तो महिलाओं की जो है स्थिति की तुलनात्मक गिरावट देखने को मिलती है। तो सभा प्लस समिति, ठीक है, समिति में महिलाओं का प्रवेश निषेध हो गया था। ठीक है, यहां पर महिलाओं का प्रवेश क्या हो गया था? निषेध हो गया था और वर्जित हो गया। तो महिलाओं के प्रवेश क्या हो गया? वर्जित। महिलाओं का प्रवेश वर्जित। ठीक है, सभा प्लस समिति में। ठीक है दोस्तों, आप देखोगे कि जब सभा समिति में महिलाओं का प्रवेश वर्जित हो गया तो महिलाओं की तुलनात्मक स्थिति क्या हो गई? गिरावट। महिलाओं की स्थिति में तुलनात्मक गिरावट। गिरावट देखने को मिलती है। जैसे कि आप देखोगे महिलाओं के लिए उपनयन संस्कार यहां पर जो है, यानी कि महिलाओं के लिए उपनयन संस्कार वर्जित हो गया। ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को उपनयन संस्कार था। उपनयन संस्कार यानी कि इस संस्कार के बाद में विद्या आरंभ होती है, जनेऊ धारण की जाती है। तो जनेऊ यानी एक सूत का, हम कह सकते हैं एक सूत का धागा जो है पहनाया जाता है, उसके बाद में आपकी विद्या आरंभ होती है। ये ऋग्वैदिक काल में था, पर उत्तर ऋग्वैदिक काल में ये महिलाओं के लिए नहीं था। तो उपनयन संस्कार भी महिलाओं के लिए वर्जित। उपनयन संस्कार, ठीक है, संस्कार महिलाओं के लिए वर्जित। के लिए वर्जित। ठीक है दोस्तों, अब जब हम बात करते हैं कि यहां पर आपको सती प्रथा, इवन की महिलाओं को ऐत्रेय ब्राह्मण में, ऐत्रेय जो ब्राह्मण हैं उसमें महिलाओं को क्या बताया गया है? यानी कि हम कह सकते हैं कि पुत्री को जो है बेसिकली क्या बताया गया है? सभी दुखों का कारण बताया गया। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को, ऐत्रेय ब्राह्मण में
पुत्री को सभी दुखों का कारण बताया गया है। ठीक है, अब जब हम बात करें कि यहाँ पर और अगर हम बात करें तो आप देखोगे कि दोस्तों कि यहाँ पर जो मैत्रायणी संहिता है, मैत्रायणी संहिता में स्त्री को जुआ तथा शराब के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, जुआ और शराब क्या होती है, समाज की एक क्या होती है, खराब लत होती है। ठीक है, तो स्त्री को भी वैसे ही वैसे यहाँ दिखाया गया है कि उसका जो है, यानी कि उसकी जो हम कह सकते हैं उसका कंपैरिजन जो है, तुलना किससे की गई है, स्त्री की तुलना जुआ तथा शराब से की गई है। किसमें, मैत्रायणी संहिता में स्त्री की तुलना किससे की है, जुआ तथा शराब। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने बात पढ़ी कि हम बात पढ़ रहे थे कि हमारी उत्तर ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति, इवन आप यहाँ सती प्रथा के संकेत हमें यहाँ मिलते हैं, बाल विवाह के संकेत भी यहाँ मिलते हैं। तो सती प्रथा के संकेत, ठीक है, सती प्रथा तथा बाल विवाह के संकेत यहाँ मिलते हैं। बाल विवाह के उदाहरण हमको यहाँ मिलते हैं। ऐसा नहीं था, इन सब के बाद में भी महिलाओं की स्थिति जो है, यानी कि कुछ महिलाएं यहाँ हमको जो है विदुषी जो है कन्याएं हमको देखने को मिलती हैं, विदुषी महिलाएं देखने को मिलती हैं, जैसे गार्गी और मैत्रेयी। यहाँ विदुषी महिला उत्तर ऋग्वैदिक कालीन की अगर हम कहें विदुषी महिलाएं, तो जो पढ़ी लिखी हो, ठीक है, विदुषी महिलाएं जो शास्त्रार्थ करती थी, यानी डिबेट करती थी किसी भी मुद्दे पर जो है अपने मेल पार्टनर से। ठीक है, जैसे आज आप टीवी डिबेट देखते हो, आज की तो काय की डिबेट होती है। ठीक है, चिल्लाना ज़्यादा होता है टीवी में और डिबेट कम होती है। इस तरह से आप अगर देखोगे तो पहले शास्त्रार्थ होता था। ठीक है, शास्त्रों की चर्चा होती थी, गहन रहस्यों पर चर्चा होती, तो ये महिलाएं जो है भाग लेती थी। तो उनको ये जो पढ़ी लिखी महिलाएं थी, विदुषी महिलाएं, तो विदुषी महिलाओं के रूप में उत्तर ऋग्वैदिक काल में दो महिलाएं प्रमुख हैं। महिलाएं गार्गी तथा मैत्रेयी, गार्गी तथा मैत्रेयी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने यहाँ पर देखा कि एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि हमने क्या यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने क्या क्या मूट पॉइंटों पर, क्या क्या प्रमुख पॉइंटों पर हमने बात की है। ठीक है, वो ये है कि हमने बात की कि समाज क्या था, पितृसत्तात्मक था, जो भी ऋग्वैदिक काल में भी था, उत्तर ऋग्वैदिक काल में भी था। महिलाओं की स्थिति में तुलनात्मक गिरावट हुई, सभा समिति महिलाओं का प्रवेश वर्जित हो गया। ठीक है, उपनयन संस्कार जो था पहले महिलाओं को था ऋग्वैदिक काल में, पर उत्तर ऋग्वैदिक काल में ये यहाँ पर खत्म हो गया। ठीक है, महिलाएं वर्जित हो गई। ऐत्रेय ब्राह्मण को पुत्री को सभी दुखों का कारण बताया गया है। ठीक है, और अगर हम मैत्रायणी संहिता में बोले तो स्त्री को जुआ तथा शराब से जो है इसका कंपैरिजन की है, इसकी तुलना की है। ठीक है, सती प्रथा तथा बाल विवाह के संकेत मिलते हैं। विदुषी महिलाएं गार्गी तथा मैत्री का उल्लेख हमको देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारी जो है हमने वही समाज की स्थिति के बारे में, ठीक है, सामाजिक स्थिति हमारी। अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट हम उत्तर ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जो है, अगर हम बात करें कि उत्तर ऋग्वैदिक काल के धार्मिक स्थिति के बारे में, तो धार्मिक स्थिति में आपको जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है उसके बारे में, धार्मिक व्यवस्था के बारे में जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि क्या चेंज हुआ धार्मिक व्यवस्था में। तो धार्मिक व्यवस्था में आप देखोगे कि आगे ऋग्वैदिक काल में मैंने आपको बताया था कि वर्ण व्यवस्था क्या थी। वर्ण व्यवस्था वहाँ पर आपके क्या थी, व्यवसाय और रंग पर थी। उत्तर ऋग्वैदिक काल में मैंने राजनीतिक व्यवस्था में बताया कि वर्ण व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी। समाज जो है 4 वर्णों में बंट गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। इन 4 व्यवस्थाओं में समाज बदल गया था। धार्मिक स्थिति में आप देखोगे कि ऋग्वैदिक काल में जो है इंद्र तथा अग्नि प्रमुख देवता थे। ठीक है, पर यहाँ पर जो है इंद्र तथा
अग्नि का जो है महत्व घट गया और उसके स्थान पर प्रजापति का, ब्रह्मा का महत्व बढ़ गया और ब्रह्मा जो है सर्वोत्तम देवता हो गए। ठीक है, तो इंद्र तथा अग्नि का महत्व घटा, महत्व घटा यहां पर, पहली बात। ठीक है, दूसरी, प्रजापति प्रमुख देवता, प्रजापति यहां प्रमुख देवता हो गए और विष्णु सर्व संरक्षक देवता बन गए। तो आपसे ये पूछ ले कि उत्तर ऋग्वेदिक काल के सर्व संरक्षक देवता कौन से थे, तो विष्णु, प्रजापति और रुद्र, इन तीनों का महत्व बढ़ गया। आगे जाकर यही जो है ब्रह्मा, विष्णु, महेश का जो है रूप ले लेते हैं। ठीक है, तो गुप्त काल में यही जो थे, यानी कि हम कहते हैं कि गुप्त काल में जब हम देखेंगे कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश का उदय कहां से होता है, उत्तर ऋग्वेदिक काल में सांकेतिक उदय हमको देखने को मिलता है। प्रजापति यानी ब्रह्मा, विष्णु क्या हो गए, सर्व संरक्षक देवता हो गए, विष्णु सर्व संरक्षक देवता, तो विष्णु सर्व संरक्षक देवता हो गए थे। ठीक है, और अगर हम बात करें कि यहां पर अगर हम बात कहूं कि रुद्र देवता का क्या बना, रुद्र देवता का महत्व बढ़ा। तो रुद्र देवता का महत्व बढ़ा और ये आगे जाकर क्या हो जाते हैं, शिव बन जाते हैं। तो ये हमारी धार्मिक स्थिति में यहाँ पर हमको 4 जो है, यानी कि 4 आश्रमों का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। तो 4 आश्रमों का उल्लेख भी यहाँ पर मिलता है, 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है, आश्रम का उल्लेख, जिसमें ऋग्वेदिक काल में यानी कि उत्तर ऋग्वेदिक काल में हमें जो है सिर्फ 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से, यानी कि हमें वानप्रस्थ तक मिलता है, यानी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ और फिर सन्यासी आश्रम। तो 4 आश्रम हमारे कौन कौन से होते हैं, ब्रह्मचर्य, ठीक है, आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा सन्यासी आश्रम। चौथा हमारा मिलता है सन्यासी आश्रम। ठीक है, तो ये जो आगे वाले जो 3 हैं, यानी कि 1, 2 और 3, इनका विवरण हमको कहाँ मिलता है, वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलते हैं। तो प्रथम 3 आश्रमों का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में प्रथम 3 का वर्णन मिलता है। ठीक है, प्रथम 3 का वर्णन, और चारों का वर्णन हमको मिलता है जाबलोप उपनिषद में। ठीक है, तो जाबलोप उपनिषद में हमको चारों का वर्णन मिलता है और चारों आश्रमों का वर्णन वो हमको मिलता है जाबलोपनिषद में। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 आश्रम, प्रथम 3 का हमको कहाँ मिलता है, छांदोग्य उपनिषद में। चारों आश्रम का वर्णन जाबलोपनिषद में मिलता है। तो दोस्तों आओ हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने क्या क्या बात की। हमने धार्मिक व्यवस्था की बात की, इंद्र तथा अग्नि का महत्व घट गया। अब प्रधान देवता कौन हो गए, सर्वोत्तम देवता प्रजापति हो गए, प्रमुख देवता। विष्णु क्या हो गए, सर्व संरक्षक देवता हो गए थे। ठीक है, और रुद्र देवता का महत्व बढ़ गया था और यही आगे जाके क्या हो जाते हैं, शिव हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों,
4 आश्रम का उल्लेख मिलता है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, सन्यासी आश्रम। ऐसा बोला जाता है कि इंसान के 100 वर्ष की आयु मानी जाती है। 100 वर्ष की आयु में हर 25वां आश्रम जो 25 वर्ष का एक आश्रम होता है, ब्रह्मचर्य का 25 वर्ष का आश्रम, आगे के 25 साल ब्रह्मचर्य के, फिर 50 साल गृहस्थ आश्रम के, फिर 75 साल वानप्रस्थ आश्रम के, फिर 100 साल 75 से लेकर 100 साल तक का क्या होता है, सन्यासी आश्रम। ठीक है, ये 4 आश्रमों की भारतीय जो है हम कह सकते हैं कि भारतीय जो है साहित्यों में और हम कह सकते पुराणिक कथाओं में इसका वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, जिसमें आपको मैंने बताया कि छांदोग्य उपनिषद में प्रथम 3 का वर्णन मिलता है और चारों का मिलता कहाँ पर है, जाबलो उपनिषद में एक साथ चारों का वर्णन मिलता है दोस्तों। अब यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं षड दर्शन की बात की गई है। ठीक है दोस्तों, तो षड दर्शन की बात जो है यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर यानी कि हम कह सकते हैं कुछ जो है, मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेदिक जो देवता थे उनके जो 33 देवता यानी देवता का वर्णन मिलता है, 33 प्रकार के देवता, उनकी श्रेणी मिलती है, पृथ्वी के देवता, आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता, इस तरह की श्रेणी के बारे में हमने पढ़ा था। यानी कि ये क्या है, बहुदेववाद धर्म था। फिर आगे जाके धीरे जाते 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 यानी कि कालांतर में ये एकेश्वरवाद पर जो है जोर देता है। तो ये बहुदेववाद धर्म किसकी ओर बढ़ता है, एकेश्वरवाद की तरफ बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, तो इस दौरान जो है षड दर्शन भी जो है यानी उत्तर ऋग्वेदिक काल में कुछ दर्शन की बातें, कुछ जो है सांख्यिक स्कूल के बारे में यानी कि कुछ दर्शन स्कूल के बारे में हमको जो है उल्लेख मिलता है। उत्तर ऋग्वेदिक काल में कुछ षड दर्शन के बारे में हमको उल्लेख मिलता है, षड दर्शन का उल्लेख भी हमको यहाँ पर मिलता है। अलग अलग फिलॉसफी की जो स्कूल्स हैं उनके बारे में, जैसे अगर मैं बात कहूँ तो उत्तर वैदिक काल के प्रमुख जो दर्शन थे, जैसे चार्वाक दर्शन, जो ये तो बहुत ही भौतिकवादी दर्शन है। ठीक है, ठीक है, तो भौतिकवादी दर्शन है, इसका मतलब ये है कि ये कहता है कि कैसे भी रहो संसार में, चाहे ऋण लेकर भी रहो, ठीक है, पर जो है एकदम आराम से रहो, ठीक है, सुखी जीवन बिताओ। ठीक है, तो ये आत्मा परमात्मा किसी को नहीं मानता है। ठीक है, तो ये मूलतः भौतिकवादी जो है दर्शन है। इसके प्रतिवादक या इसके जो हम कह सकते हैं इस दर्शन को देने वाला व्यक्ति था चार्वाक था। सांख्य दर्शन, फिलॉसफी ऑफ नंबर्स, नंबर्स की जो बात करता है सांख्य दर्शन, वो सांख्य दर्शन के हम कह सकते हैं कि प्रतिवादक कौन थे, कपिल। ठीक है, तो कपिल जो है सांख्य दर्शन के क्या थे, प्रतिवादक। योग पतंजलि। ठीक है दोस्तों, न्याय जो था गौतम, पूर्व मीमांस जो था जैमिनीय। ठीक है, तो जैमिनी, तो पूर्व मीमांस जैमिनी, और उत्तर मीमांस अगर हम बात करें पूर्व मीमांस की, देखो आपसे सवाल पूछा जाता है योग दर्शन के जो है प्रतिवादक कौन थे या प्रवर्तक कौन थे, तो आपका आंसर क्या होगा, पतंजलि। और आपसे पूछ रहे न्याय दर्शन के, तो आपका आंसर क्या होगा, गौतम। ठीक है, ऐसे ही आपसे पूछ ले पूर्व मीमांस के कौन से थे, तो आपका आंसर होगा जैमिनी। ठीक है, और उत्तर मीमांस के बादरायण। ठीक है, और वैशेषिक, ये 4, ये आप देख रहे हो, सांख्य, योग, न्याय, पूर्व मीमांस, उत्तर मीमांस, वैशेषिक। ठीक है, ये तो स्कूल थी और इनके अलग अलग प्रवर्तक थे या कर्णाद। ठीक है, या इनको क्या कहा जाता है, कई कई किताबों में इनको बोला जाता है उल्लोक या उल्लोक। ठीक है दोस्तों,
तो ये हमने बात की कि ये दर्शन की स्कूल्स हमको मिलती है उत्तर ऋग्वेदिक काल के, ये प्रमुख दर्शन हैं और इनके सांख्य दर्शन के, योग के, न्याय के, पतंजलि के, ये सारे आपको जो है याद रखने हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है। पतंजलि पूछा जाता है, वैशेषिक पूछा जाता है, न्याय पूछा जाता है, ठीक है, और चार्वक पूछा जाता है, और इवन जो है पूर्व मीमांस और उत्तर मीमांस, ये सारे दर्शन आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों। बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, ठीक है, कि वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाओ, छोटे छोटे नोट्स रहेंगे तो आपके एग्ज़ाम में एकदम से, एक बार आपने वीडियो देखा है, ठीक है, एक बार आपने लेक्चर देखा, ठीक है, लेक्चर देखने के बाद में अब आप क्या करोगे कि आप नोट्स भी बना रहे हो साथ में, और नोट्स बनाने के बाद में जब आपका एग्ज़ाम आएगा तो आपसे एकदम से जब आप नोट्स के गो थ्रू होंगे तो आपको बिल्कुल चीज़ें याद आ जाएंगी और आप एग्ज़ाम को पास कर जाओगे। और मेरी जहाँ तक कोशिश रहती है, मैं सारे फैक्ट्स जो है आपके सामने लाता हूँ ताकि हमारा सवाल गलत नहीं हो, ठीक है। हम ज़्यादा से ज़्यादा 99.99% हमारे सवाल सही हो जाएं। ये हमारी सोनी एजुकेशन की और हमारी जो है ये प्राथमिकता है कि आपसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट पहुंचाया जाए। अब हम बात करते हैं यहाँ से कि अगर मैं बात करूं कि उत्तर ऋग्वेदिक कालीन जो है, यानी कि अगर उत्तर ऋग्वेदिक कालीन अगर मैं आपको आर्थिक स्थिति के बारे में बात करूं तो आर्थिक स्थिति के बारे में जैसे आपने देखा कि ऋग्वेदिक कालीन जो आर्थिक स्थिति थी वो उसका मुख्य व्यवसाय क्या था ऋग्वेदिक कालीन लोगों के, यानी पशुपालन। तो उत्तर ऋग्वेदिक कालीन लोगों का आर्थिक स्थिति का मुख्य व्यवसाय क्या है, या आर्थिक स्थिति किसके ढांचे पर खड़ी थी? कृषि के ढांचे पर। तो आर्थिक स्थिति की या आर्थिक व्यवस्था की बात करें दोस्तों, आर्थिक व्यवस्था, तो मुख्य व्यवसाय या मुख्य व्यवसाय इनका ये था कृषि। और ऋग्वेदिक काल में क्या था? पशुपालन। उत्तर ऋग्वेदिक काल में क्या है? कृषि। ध्यान रखना, ठीक है। तो कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय हो गया था, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि अलग अलग जो है, यानी कि अलग अलग जो है कुछ कृषि के लिए शब्द आते हैं, जैसे व्रीहि धान के लिए आता है, गोधूम गेहूं के लिए आता है, ठीक है, और यव जो है जौ के लिए आता है। देखो मैं आपको एक डिफरेंस बताना चाह रहा हूं। यहाँ पर ऋग्वेद में सिर्फ यव का उल्लेख मिलता है। यव का मतलब क्या होता है? जौ, ठीक है। बाकी जितने भी हमारे पास में धान है, चाहे गेहूं है, चाहे धान है, चाहे और भी कोई है, मूंग है, उड़द है, इन सब का जो है उल्लेख हमको कहाँ मिलता है? उत्तर ऋग्वेदिक काल में मिलते हैं। तो कुछ जो प्रशासनिक शब्दावलियां हैं उसके, या हम कह सकते हैं वैदिक शब्दावलियां हैं इनकी, तो उन वैदिक शब्दावलियों के बारे में मैं बात करूंगा। उससे पहले यहाँ पर जो हम कह सकते हैं लघु उद्योग की शुरुआत हो चुकी थी। लघु उद्योग की शुरुआत हो चुकी थी। तो लघु उद्योग की शुरुआत, कुटीर उद्योग की शुरुआत हो गई थी। उद्योग की शुरुआत, ठीक है। यानी कि व्यवसाय का प्रमुख जो होता था उसको श्रेष्ठी कहते थे। तो व्यवसाय के प्रमुख को श्रेष्ठी कहने लग गए थे यहाँ पर, ठीक है। शिल्पियों की जो है यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं महत्व बढ़ गया था, शिल्पियों का महत्व बढ़ गया था यहाँ पर। और वस्तु विनिमय, आप देखो ऋग्वेदिक काल चाहे उत्तर ऋग्वेदिक काल, सॉरी, तो ऋग्वेदिक काल चाहे उत्तर ऋग्वेदिक काल, व्यापार जो होता था वो वस्तु विनिमय प्रणाली से होता था। यानी अभी तक करेंसी नहीं आई थी, मोटे तौर पर नहीं आई थी। तो वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा क्या होता था? व्यापार होता था। तो व्यापार क्या होता था? व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा होता था, ठीक है। और दोस्तों
मनोरंजन के साधन ऋग्वैदिक और उत्तर ऋग्वैदिक काल में सेम ही थे। मनोरंजन के साधन में जैसे मैं अगर बात करूं तो मनोरंजन के साधन में वहाँ पर जो है रथ दौड़ थी, घुड़दौड़ थी, ध्रुत कीड़ा थी यानी कि जुए का खेल था। ये सारा का सारा आपको उत्तर ऋग्वैदिक काल में मिलता है। तो मनोरंजन के जो साधन थे वो सेम के सेम थे, यहाँ पर वो बिल्कुल वैसे ही थे जैसे ऋग्वैदिक काल में थे। अब प्रमुख शब्दावलियों के बारे में मैं बात कर लेता हूँ आपसे। जैसे वैदिक कालीन जो शब्दावलियाँ हैं यव को कहते थे जो, ये पूछ लिए जाते हैं आपसे सीधे के साधा, ठीक है, इसलिए हमको ध्यान रखना है। अवत यानी कुएं, कुएं को अवत कहा जाता था, ठीक है। गोदुम यानी कि गेहूं, ठीक है, गोदुम गेहूं। ब्रीही यानी कि धान, ठीक है। निसग सोने के आभूषण, सोने के आभूषण, इसका वर्णन हमको ऋग्वेद में भी मिलता है, सोने के आभूषण, ठीक है। तंतुआ यानी कि जुलाएं, ठीक है। तक्षण आगे भी हमने देखा है, बढ़ई, ठीक है। कुलाएं यानी नहर को बोलते हैं। अर्थवेद में यानी अथर्ववेद में नहर का वर्णन यानी नहर शब्द जो है का वर्णन हमें अथर्ववेद में मिलता है, ठीक है। श्रेष्ठी व्यापार का प्रमुख, ठीक है, व्यापार वर्ग का प्रमुख इंसान को श्रेष्ठी बोला जाता था। और ये हमने जो सारी जो है हम कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट जो चीजें थी, यव यानी कि जो, एक बार फिर से देख लीजिए। अवत यानी कि कुएं, गोदुम यानी गेहूं, ब्री यानी धान, निसक यानी सोने के आभूषण, तंतुवा यानी जुलाएं, तक्षण यानी बढ़ई, कुलाएं यानी नहर, श्रेष्ठी यानी व्यापार का प्रमुख। और जो है एक चीज मैं यहां बनाना चाहता हूं, जो बलि जो शब्द है, ऋग्वैदिक काल में बलि एक क्या होता था, कर दिया जाता था। बलि नामक एक कर दिया जाता था। वो क्या था, स्वैच्छिक था, ठीक है, जरूरी नहीं था ऋग्वेद में। तो उत्तर ऋग्वैदिक काल में आते आते जो बलि नामक जो कर था, जो स्वैच्छिक था, यहाँ आके क्या हो जाता है, ये जरूरी हो जाता है। बलि कर देना ही पड़ेगा। बलि का मतलब क्या होता, कर से संबंधित था। बलि वैसे आप मत समझिए, ठीक है, जैसे आप समझ रहे हो बलि कर था, ठीक है। तो बलि जो क्या हो गया, नियमित कर हो गया यहाँ आते आते उत्तर ऋग्वैदिक काल में। और ऋग्वैदिक में क्या था, बलि क्या था, बलि एक ऐसा कर था जो आपकी इच्छा हो तो दो, नहीं तो मत दो, ठीक है, जोर जबरदस्ती नहीं थी दोस्तों। तो आज के लिए हमने जो है ऋग्वेद को, वैदिक काल की सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। हमारे एग्जाम उपयोगिक हमने जो है इनका कंपैरिजन देख लिया। तो हमारा ये चैप्टर जो है ख़त्म हुआ। अब हम बात करेंगे आगे की क्लास में। हमारा आगे का जो चैप्टर है वो होगा कि मौर्य साम्राज्य, उसका प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, इनके बारे में बात करेंगे।